जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 देखते हैं और उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आइसोटोन्स से स्टार्ट करेंगे। तो आइसोटोन्स की बात करें जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोटोन होता है क्या है, अगर कोई पूछे कि आइसोटोन होगा क्या, तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसको हम लोग आइसोटोन कहेंगे, और आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी कैसे, ये भी देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिया कार्बन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो ये 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या 8 गो न्यूट्रॉन इसमें आ जाएगा और 8 गो न्यूट्रॉन इसमें आ जाएगा। 8 गो न्यूट्रॉन इसमें, 8 गो इसमें, तो दोनों का अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। अब बात आती है कि ऑर्बिट, कक्षा क्या होता है। कक्षा हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन जिस दीर्घ पथ पे चक्कर लगाता है उसी को हम कक्षा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसको डिटेल से समझते कि कक्षा होता है क्या है। कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाता है जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। और ऑर्बिट परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये बात तो क्लियर कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट को हम लोग KLMN से दर्शाते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2n²। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो पहली कक्षा में हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। तो K में हम लोग को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में हम लोग अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और M में जो है अधिकतम हम कितना रख सकते हैं, तो 18। और N की बात करें तो हम लोग 32, मतलब 2 8 18 32। इसका निकालने का सूत्र हो जाएगा 2n²। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। ऐसे ही हम निकालेंगे। अधिकतम हम K में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, L में हम लोग 8 रखेंगे अधिकतम, और M में हम लोग 18 और N में 32 रखेंगे। इसका निकालने का सूत्र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 2n² से निकलेगा। अब बात करते हैं कक्षक या ऑर्बिट होता क्या है। तो कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है जिसे हम लोग कक्षक कहते हैं। और कक्षक की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। कक्षक की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, आधी होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी होगा हुंड के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार, तो हुंड के नियम के अनुसार। एक कक्षा में अधिकतम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और वो भी हुंड के नियम के अनुसार ही डालेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बता दे उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। सीधी भाषा में समझे तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और डायरेक्शन को बता दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर कहेंगे। इस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा की बात करें तो हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम लोग बात करेंगे तो इसको हिंदी में हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा को कौन दर्शाएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दर्शाएगा। और यह अर्थात नाभिक से ऊर्जा तथा दूरी को दर्शाता है। नाभिक से ऊर्जा और दूरी को भी दर्शाता है कौन, तो मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और इसमें n इक्वल टू 1 2 3, और इसका कभी भी मान शून्य नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी क्या होगा, शून्य नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जो होगा वो कभी भी वैल्यू शून्य नहीं होगा। इट नेवर बी जीरो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है। यह इलेक्ट्रॉन के उप कक्षा को दर्शाएगा, और इसको L से डिनोट करते हैं। और इस प्रकार में इसमें SPDF में L इक्वल टू 0, L उसका 0 1 2 3 ऐसे करके होगा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग M से डिनोट करेंगे, और यह कक्षा को दर्शाता है। कक्षा को दर्शाएगा कौन, मैग्नेटिक। इसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। और क्वांटम नंबर उप कक्षा की गति को भी दर्शाता है। यह क्वांटम नंबर के उप कक्षा में जो गति करता है उसको भी दर्शाता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है। यह चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की दिशा को बताता है कौन, तो स्पिन क्वांटम नंबर। और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक कक्षक में मेनली 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो भी किसके नियम के अनुसार, तो हुंड के नियम के अनुसार। और पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत यही होता है। अपवर्जन का नियम इसे कहते हैं कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। पाउली ने कहा था कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का चार क्वांटम संख्या जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो 3, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल और मैग्नेटिक, अगर ये तीनों बराबर हो भी जाते हैं तो स्पिन कभी बराबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, अगर ये 3 बराबर हो भी गए
तो स्पिन क्वांटम संख्या जो है वो कभी बराबर नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हाइजीन की अनिश्चितता का सिद्धांत यही कहता है कि इसके अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति दोनों एक साथ ठीक ठीक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाइजीन ने किया था। हाइजीन की अनिश्चितता का सिद्धांत यही किया जाता है कि इसके अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति दोनों एक साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी स्थिति कभी भी एक साथ ज्ञात नहीं किए थे। किसने कहा था? हाइजीन ने कहा था। और पाउली ने क्या कहा था कि इनके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।